हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 में 2 का भाग लगाया तो 6, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 में 3 का भाग लगाया तो 5 और 5 में 5 का भाग लगाया तो 1। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 में 3 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा और 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखेंगे। तो 12 को हम लिखेंगे 12 बराबर, तो यहाँ पर 2, 2 और 3, 12 के 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं जिनमें 2 2 बार है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 2 2 बार आया और 3 1 बार आया, इसलिए इसे 12 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार 15 को लिखेंगे 3 और 5 आया 1 1 बार, तो 3 की घात 1 5 की घात 1। और फिर 21 को लिखेंगे 3 की घात 1 7 की घात 1। 3 और 7 1 1 बार आया है। अब हमको यहाँ पर इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए बच्चों आपको ध्यान से ये समझना है कि हमको उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ढूंढना है और फिर उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो, जैसे 2 यहाँ पर है लेकिन 15 और 21 के गुणनखंडों में नहीं है। फिर 3 12 के अभाज्य गुणनखंडों में भी है, 15 के में भी है और 21 के में भी है। तो 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 15 के गुणनखंडों में थे लेकिन 12 और 21 के गुणनखंडों में नहीं है, इसलिए 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसी प्रकार 7 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है क्योंकि वो 12 और 15 के गुणनखंडों में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर केवल 3 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अब 3 की सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो 1 की सबसे छोटी घात है, इसलिए 3 की घात 1 बराबर 3। ये हमको एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेते हैं। सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। और फिर अगर इनकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो लेनी है, तो हम 2 को भी लेंगे, 3, 5 और 7 सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके लिख देंगे। अब यहाँ 2 की बड़ी घात 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1 ही है, 5 की घात भी 1 ही है और 7 की घात भी 1 1 ही है। अब इनको हल करेंगे तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 आ गए 4, 3 की घात 1 मतलब 3, ये 5 हो जाएगा और ये 7। अब इनको गुणा करें, 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 5 से गुणा करा तो 12 पंजे 60 और 60 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। इस प्रकार से हमारे पास एचसीएफ तो आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको संख्याएं दी हुई है 17, 23 और 29। अब यहाँ 17, 23 और 29 को ध्यान से देखिए तो तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड वो संख्या खुद ही होती है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही है, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही है और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 ही है। अब हमको निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। लेकिन यहाँ पर 17, 23 और 29 में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन हो। तो
अभाज्य संख्याओं जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 लेते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ आएगा 1। यहाँ वापस मेरी बात ध्यान सुनेंगे कि 17, 23 और 29 में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, और जब कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एचसीएफ हम लेते हैं 1। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम में तो आपको बता रखा है कि सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और उनकी अधिकतम घात लेनी है। अब यहाँ अधिकतम घात तो एक ही की है, तो तीनों को गुणा करके लिख देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हम तीनों को गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ। तो पहले तो 23 को गुणा करेंगे हम 17 से, तो 17 तो 51 का 1 हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 आया। अब 391 को गुणा करेंगे 29 से, तो 391 गुणा 29, 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1 हासिल लगी 8, 9 30 27 और 8 35। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 9 2 नाम 18 के 8 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इनको जोड़ेंगे 9 3 8 5 13 का 3 हासिल लगी 1 और ये आ गए 11। तो हमारे पास है 11,339। तो हम लिख देंगे 11,339। ये इसका एचसीएफ हमको प्राप्त हो गया है। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमको संख्याएं दी है 8, 9 और 25। तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 में 2 का भाग लगाया तो 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 और 2 में 2 का भाग लगाया तो 1। फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 9 के, तो 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1। और फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 25 के, तो 25 में 5 का भाग लगाया तो 5 और 5 में 5 का भाग लगाया तो 1। तो हमारे पास 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार आया इसलिए इसको लिखेंगे 2 की घात 3। फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर आए 2 3 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे 3 की घात 2। और 25 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 2 बार आया है इसलिए 25 को लिखेंगे 5 की घात 2। अब यहाँ पर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। और आपको बता रखा है जब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो तो एचसीएफ को हम लिखते हैं 1, इसलिए एचसीएफ बराबर आएगा 1। और अब निकालेंगे इसका एलसीएम। और एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और उनकी अधिकतम घात के साथ लेते हैं। तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। और अधिकतम घात 2 की तो कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात है 2 और 5 की अधिकतम घात है 2। 2 की घात 3 बराबर 8 और 3 की घात 2 का मतलब है 9 और 5 की घात 2 का मतलब है 25। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आएगा। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9 आएगा। 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5 25 आएगा। और अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो पहले 8 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 और 200 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800। तो इस प्रकार 8, 9 और 25 का एचसीएफ तो 1 है और एलसीएम है 1800। अब बच्चों दिया गया एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात है कीजिए। तो पहले तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यह लिखा हुआ है एचसीएफ और एचसीएफ किन दो संख्याओं का 306 और 657 का बराबर है 9 के। मतलब दो संख्याएं 306 और 657 है जिनका एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9 और 306 और 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर 306 और 657 ये दो संख्याएं हमारे पास है जिनका एचसीएफ तो 9 है और एलसीएम हमको निकालना है। इसी प्रश्नावली 1.1 में हमने दूसरा सवाल पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा LCM। ये रिजल्ट हमने देखा है। तो इस पक्ष में तो हमको दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना है, यहाँ पर HCF का मान रखना है और यहाँ LCM का मान हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे 306 गुणा 657 बराबर HCF हमको दे रखा है 9, तो HCF की जगह रखेंगे 9 और गुणा LCM, ये LCM हमको ज्ञात करना है। अब 9 LCM में गुणा हो रहा है, इसका मतलब 9 का इधर भाग लगाया जा सकता है। तो LCM बराबर हम लिखेंगे 306 गुणा 657 बटा 9। इस 9 का हमने इधर भाग लगा दिया है। 9 के पहाड़े से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 तीस 27 और 9 चौक 36। तो हमारे पास आएगा 34 गुणा 657। अब बच्चों हम 34 और 657 को गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 22,338। तो इस प्रकार से 306 और 657 का एलसीएम हमको प्राप्त हुआ 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो सबसे जरूरी बात हमको ये समझना है कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 1 से चालू होती हैं और फिर अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या n के लिए तो n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे अनंत तक ये मान हो सकता है। तो यहाँ n का मान 1, 2, 3, 4, 5 आगे अनंत तक हो सकता है। दूसरी बात, संख्या हमको दे रखी है 6 की घात n, यह संख्या है 6 की घात n और ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन सी संख्याएं अंक 0 पर समाप्त होती है। तो बच्चों अगर हम 2 को 5 से गुणा करें तो हमको 10 प्राप्त होता है और 10वें इकाई के अंक पर 0, मतलब 10 0 पर समाप्त हो रहा है। अब संख्या हमारे पास है 6 की घात n और n का मान हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक, इस तरीके से मान हमारे पास दिए हुए हैं। तो 6 की घात n में अगर हम n बराबर 1 रखें तो 6 की घात 1 बराबर 6 आएगा और अगर n बराबर 2 रखें तो 6 की घात 2 बराबर 6 गुणा 6 36 आएगा और अगर n बराबर 3 रखें तो 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216 आएगा। तो इस प्रकार n के मान हम रखते जाएं और ये संख्याएं हमको प्राप्त होगी। तो ये संख्या 6 पे समाप्त हो रही है, ये भी 6 पे समाप्त हो रही है और ये भी 6 पे समाप्त हो रही है। मतलब हमको तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जहां अंक 0 पर समाप्त हो। तो 6 की घात n में n का ऐसा क्या मान रखें, तो ऐसे 1, 2, 3 मान तो हम रखकर देख सकते हैं, लेकिन अनंत तक के मान रखकर देखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर हम इसके लिए दूसरा कंसेप्ट काम में लेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनमें अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 हो और कम से कम एक बार 5 हो, तो 2 5 से गुणा होकर 10 बनाएगा और 10 में अगर 0 है तो 10 किसी भी संख्या से गुणा होकर उस संख्या के अंत में 0 अवश्य आएगा, इकाई के अंक पर 0 अवश्य आएगा और वो संख्या 0 पर समाप्त होएगी। तो 6 की घात n के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6 की घात n में हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 की घात n। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में हमको 2 तो प्राप्त हो रहा है लेकिन 5 प्राप्त नहीं हो रहा, और जबकि अभी आपको समझाया कि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2
और एक बार 5 होना जरूरी है। इसलिए ये संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे संख्या 6 की घात n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो हमने अभाज्य गुणनखंड करे हैं ना, ये इसमें एक बार 2 और एक बार 5, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 अगर उपस्थित हो तो ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n में 2 उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है। अतः 6 की घात n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6th क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब हमको दो संख्याएं दी है, एक तो ये वाली संख्या है और एक ये वाली संख्या है, और ये भाज्य संख्याएं क्यों है इसकी व्याख्या करनी है। तो पहले हम पहली संख्या ले लेते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या हमको दी हुई है पहली। अब ये ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो पद है, पहला पद ये और दूसरा पद ये है, और दोनों में 13 है तो हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 7 गुणा 11, और यहाँ 13 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 1। 13 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 77, और 77 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 78 हमको प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान समझना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक। उदाहरण के लिए जैसे 23 है, तो 23 का एक गुणनखंड तो 1 है और 23 का एक गुणनखंड खुद 23 है, तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्याओं में जैसे हम ले लेते हैं 10, तो 10 का एक गुणनखंड तो 1 होगा और एक गुणनखंड 10 होगा। एक गुणनखंड तो 1 होगा और एक गुणनखंड 10 होगा। इसके अलावा एक गुणनखंड 2 होता है और एक गुणनखंड 5 होता है। तो 10 के 1 और 10 के अलावा 2 गुणनखंड और है हमारे पास, और इन गुणनखंडों की संख्या 3 से ज्यादा है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर यही बात हम इसमें समझे तो संख्या के गुणनखंड एक तो एक हो गई, और दूसरा ये संख्या खुद अपना गुणनखंड होगी। इसके अलावा 13 और 78 भी इसी संख्या के गुणनखंड है, तो इस संख्या के कम से कम 4 गुणनखंड तो हमको मिल ही गए, और 78 के भी गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों में लिखेंगे भाज्य संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार हम इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। तो दूसरा भाग में दूसरी संख्या है इसकी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पर दो पद है, दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे, तो पहले 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, फिर 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 और प्लस 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। वापस इस संख्या का इन दो के अतिरिक्त 2 गुणनखंड और होंगे, एक तो ये संख्या खुद अपना गुणनखंड होगी और एक इसका गुणनखंड होगा, तो एक और स्वयं के अलावा हमको 2 गुणनखंड और मिल गए, 5 और 1009। तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हम लिखेंगे भाज्य संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड होते हैं,
अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। मतलब इस संख्या का एक और इसके खुद के अलावा 5 और 1009 भी गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वृत्ताकार पाथ है, इस पर सोनिया और रवि एक ही स्थान और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों, ये एक वृत्ताकार पाथ है और इस वृत्ताकार पाथ पर यहां पर से मान लो रवि और सोनिया इस दिशा में एक ही समय और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब यहीं से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, समय भी एक और एक ही दिशा में ऐसे चल रहे हैं। और सोनिया अठारह मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो ऐसे इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये पूछ रहा है हमसे कि ऐसे चक्कर लगाते लगाते कितने समय बाद ये वापस यहीं पर आकर मिल जाएंगे। तो ऐसे सवालों में हमको एलसीएम ज्ञात करना रहता है, तो हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 में 2 का भाग लगाया तो 9, 9 में 3 का भाग लगाया तो 3 और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1। फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 में 2 का भाग लगाया तो 6, 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1। तो 18 को हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 और 3 दो बार आया तो इसको लिख देंगे 2 की घात 1 3 की घात 2। और 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दो बार आया तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। और अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको समझा रखा है कि सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और उनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। अब यहाँ 2 की घात 1 और यहाँ 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात लेनी है तो हम लेंगे 2 की घात 2। और यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है और बड़ी घात लेनी है तो हम लेंगे 3 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 4 और 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9 और 4 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 36। 36 प्राप्त होने का मतलब है जब रवि और सोनिया वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। मतलब वो इसके चक्कर लगा रहे हैं तो 36 मिनट बाद वो इसी स्थान पर वापस आकर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया प्रारंभिक स्थान पर। तो बच्चों हम लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।